नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। केजरीवाल के 5 पाप। जी हां दोस्तों, केजरीवाल जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें पाप या अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा काम किया है, बट जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें हम अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे जैसे हम 5 से 1 की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को लगेगा कि जो जो पॉइंट्स मैं इसमें बता रहा हूं, जो जो बातें मैं कह रहा हूं, वो 100% सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। केजरीवाल जी का सबसे बड़ा पाप है, यानी कि 5वें नंबर का पाप है, वो है अपने बच्चों की कसम खाना और लोगों पे झूठे आरोप लगाना। जी हां दोस्तों, वैसे आप लोगों को पता है कि 2013 के जब इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले जो वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पर कुछ सिचुएशन उस समय ऐसी बनी कि जब 2013 के दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए तो उस समय बीजेपी को मिले थे 32 सीट, आम आदमी पार्टी को मिले थे 28 सीट, कांग्रेस को मिले थे 8 सीट, श्रोमणी अकाली दल यानी कि एसएडी को मिले थे 1 सीट और जेडीयू को मिला था 1 सीट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें कहें तो बहुमत नहीं मिला था सरकार बनाने के लिए। बीजेपी जो थी वो सिर्फ 3 सीट या एक तरह से कहें 4 सीट से चूक गई थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, और आम आदमी पार्टी को कम से कम 7-8 सीट चाहिए थे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। बट उन्होंने अपने कसम को भुला दिया और सब कुछ भुलाने के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ जाके गठबंधन की सरकार बनाई, जो कि सरकार कुछ महीनों तक चली, उस बाद से फिर गिर गई। पर उन्होंने जो बच्चों की कसम खाई थी, शायद राजनीति में ये पहला ऐसा समय होगा जब किसी राजनीतिज्ञ ने अपने बच्चों की कसम खाई हो और उसके बाद उस कसम को तोड़ा हो, क्योंकि किसी भी आदमी के लिए जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा अनमोल होते हैं। पर आई थिंक केजरीवाल जी ने उसे भी ताक पे रख दिया था। उसके बाद इलेक्शन के समय जब अरविंद केजरीवाल ने जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की जो नेता थे उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जैसे कि नितिन गडकरी हो गए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी हो गए, उसके बाद अंबानी पे भी उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे। उसके बाद शीला दीक्षित पे भी वो जब इलेक्शन कैंपेन में जाते थे तो 300 पन्नों का आर्शीट दिखा के बोलते थे कि केजरीवाल दीक्षित ने ये स्कैम किए हैं और ये रहा उसका सबूत। वो यहां तक कि अपनी रैलीज में जाते थे तो अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट तक भी लोगों को दिखाते थे कि यह है अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट। पर ये सारी के सारे जो उनके आरोप थे, बाद में जो डिफेमेशन के केस हुए, मानहानि का केस हुआ, जब ये आरोप सारे कोर्ट में गए उसके बाद से अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी। 4थे नंबर पे है कोरोना स्कैम, यानी कि कोविड के समय जो दिल्ली में मिसमैनेजमेंट हुआ था और जिस तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे थे एक दूसरे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को, इसको मैंने रखा है 4थे नंबर पे। उस समय देखा गया था कि जब पूरी की पूरी दिल्ली की पब्लिक इधर से उधर मारी मारी फिर रही थी, एक कोहराम सा मचा हुआ था ऑक्सीजन के लिए, कोई एक सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए कुछ भी करने को उतारू था, उस समय अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति खेल रहे थे। जब दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऐसे न्यूज आए कि हॉस्पिटल से ऑक्सीजन जो है खत्म हो रहे हैं, उनके सिलेंडर्स खाली हो रहे हैं, उनके टैंकर्स खाली हो रहे हैं, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में ऐसा कोई सुविधा नहीं थी कि अचानक से इतने सारे ऑक्सीजन की जो पूर्ति की जाए, जो डिमांड था उसको पूरा किया जाए। पर जैसे तैसे करके जो गवर्नमेंट थी वो उसको पूरा कोशिश कर रही थी पूरा करने की। उस समय दिल्ली को चाहिए था मतलब कि 300 के आसपास मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पर केजरीवाल जी ने एक तरह से कहें तो 1140 मैट्रिक टन की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उनसे इतने ऑक्सीजन लेने के बाद भी इन ऑक्सीजन को एक तरह से देखा जाए तो इनकी उपयोग नहीं कर पाए। जब ऑक्सीजन के जो टैंकर्स थे हॉस्पिटल्स में जाके वहां पे खड़े थे कई दिनों से, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स था उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन था और उनके जो टैंकर्स थे वो 75% तक भरे हुए थे, जिसकी वजह से जो ये टैंकर्स थे ऑक्सीजन को खाली नहीं कर पा रहे थे, और खाली नहीं हो पाने के कारण से ऑक्सीजन टैंकर्स वहीं पे रुके हुए थे, जिसकी वजह से जो दूसरे स्टेट्स में काफी इसको लेके एक तरह से कहे तो मतलब कि मारामारी, एक कोहराम मच गया कि टैंकर्स की भारत में कमी हो रही थी, वो नहीं कराई जा पा रही थी, मतलब पूर्ति नहीं कराई जा पा रही थी। इवन ये तक देखा गया था कि विदेश के गवर्नमेंट जो है, जो भारत के साथ इनके मित्रता है, वो देश भारत को
एक ऑक्सीजन टैंकर्स की सप्लाई कर रही थी। ऐसे जब विभीषिका चल रही थी उस समय विदेश की जो कंट्रीज हैं वो लोग हमारे देश की मदद कर रही थी। जिस वक्त पूरे देश को ऑक्सीजन टैंकर्स और ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उस समय जो ये ऑक्सीजन टैंकर्स थे वो दिल्ली में किसी एक स्थान पे मजबूर होना पड़ा एक जगह पे रुकने के लिए, क्योंकि वो ऑफलोड नहीं हो पा रहे थे। इवन आपने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के जो टैंकर्स हैं जो हाइड्रोजन गैस के लिए यूज होते थे, उन्होंने भी अपने टैंकर्स ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिए थे। और किस तरह से ट्रेन से भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 12 सदस्य की एक कमेटी बनाई थी जो कि ऑडिट करने के लिए बनाई गई थी कि दिल्ली में आखिर जो ऑक्सीजन की क्राइसिस थी किस लिए बढ़ी और इसकी सच्चाई क्या है। तो उसमें भी पता चला था कि दिल्ली में जो ऑक्सीजन आवश्यकता थी वो लगभग 300 मैट्रिक टन की थी, बट यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने 1200 मैट्रिक टन मतलब लगभग 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग रखी थी, जिसकी वजह से मतलब कि दूसरे स्टेट्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत हुई या उनको नहीं पहुंचाया जा पाया और जिसकी वजह से काफी जान माल का नुकसान भी हुआ था। तो चौथे नंबर पे थी ये कोविड स्कैम। कोविड के समय जो मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल ने किया था, भगवान जाने उन्होंने जानबूझ के किया था या अनजाने में किया था। तो मित्रों तीसरे नंबर पे है पॉल्यूशन। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो सिंगापुर बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, उस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया। यहां की जो AQI है लगभग 1000 पर पहुंच गई और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना यह भी था कि ये पॉल्यूशन इतनी ज्यादा थी, इतनी गंभीर थी कि यहां पे एक व्यक्ति जो है 100 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए अगर आप 100 सिगरेट एक दिन में पीते हैं तो आपके फेफड़ों का, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या हाल होगा। पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी झूठी राजनीति में दिल्ली को गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया। जब भी यहां पे जो दिल्ली में जो क्या कहते हैं पॉल्यूशन की समस्या गहराती है तो 2013 से पहले वो दिल्ली की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, वो पंजाब के गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, वो हरियाणा के यूपी के गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे कि वहां के किसान जो है पराली यानी कि जो अनाज निकलने के बाद नीचे का जो भूसा रहता है उसके जलाते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण होता है। पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने ये कहा था कि जब दिल्ली में वो इलेक्शन जीत गए उसके बाद वो ब्लेम करते रहे पंजाब को, हरियाणा को और यूपी को, और उसके बाद जब पंजाब के इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद वो ब्लेम करते रहे हरियाणा को और यूपी को। तो जिस अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को निपटने के लिए नाना प्रकार के आइडियाज दिए थे, उन्होंने कहा था कि पराली से हम ऑर्गेनिक खाद बना देंगे, पराली से हम डिफरेंट टाइप्स की चीजें बनाने की जो वो बातें करते थे वो सारा का सारा जो उनका इनोवेशन था सारा का सारा हवा में निकल गया और वो कुछ नहीं कर पाए और दिल्ली को गैस चैम्बर बना के छोड़ दिया। तो तीसरा जो पाप की श्रेणी में मैंने रखा है वो है पॉल्यूशन को। तो अरविंद केजरीवाल जी का तीसरा पाप है पॉल्यूशन। तो मित्रों दूसरे नंबर पे मैंने रखा है दिल्ली के दंगों को। हो सकता है कि आप लोग इसे भूल गए हो, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि 25 फरवरी 2020 को जब ट्रंप भारत के दौरे पे थे उस समय NTCA का नाम लेके इसके प्रोटेस्ट में लेके जो दिल्ली में जिस तरह के दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जिसमें कि लगभग 53 लोग मारे गए थे और 400 से ज्यादा घायल हुए थे। तो ये CEA का नाम लेके जिस तरह से दंगों को भड़काया गया था और जैसे आम आदमी पार्टी का एक काउंसलर ताहिर हुसैन का नाम निकल के आया साजिशकर्ताओं में, और जिस तरह से उसने साजिश करी थी और उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसके छत के ऊपर जिस तरह से पेट्रोल बम्स, पत्थर, ईंट पत्थर और सारी दंगा फैलाने के लिए जो चीजें चाहिए होती आवश्यक चीजें वो सारी उसके घर के छत पे प्रॉपर्टी पे मिली थी। अरेस्ट होने के बाद कोर्ट में भी लगभग ये तय हो चुका कि यही आरोपी था और ताहिर हुसैन की अगुवाई में और जो एक भीड़ थी उसने वहां पे एक IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर की अंकित शर्मा जिनको एक नियोजित तरीके से जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी वो उस एरिया में काफी जाने माने लोगों में से थे। उस एरिया में जो अल्पसंख्यक लोग हैं यानी कि जो हिंदू हैं उनके अंदर एक भय पैदा हो इस तरह की भी चेष्टा की गई थी और ये भी एक तरह से आरोप उन पे लगाए गए थे। तो जो दिल्ली के दंगे थे आप लोगों ने देखे कि कितने भीषण थे, कितने लोगों की जान माल गई, कितने दुकानें जला दिए गए, कितने घर जला दिए गए और ये किस तरह से हुआ था। और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस तरह से आम आदमी पार्टी का नाम आया
तो इस तरह से ये जो मैंने पाप की श्रेणी में रखा है, तो ये दूसरे नंबर पे है। और डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया विजिट के दौरान ये दंगे इसलिए प्लान किए गए थे ताकि जो सीएए को लेके और भारत की सरकार को एक तरह से कट्टरवादी और एक तरह की संकीर्ण सोच वाला बताने की पूरी कोशिश की गई थी। और ये दिखाने की कोशिश थी कि पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि भारत जो है वो अस्थिर है, भारत जो है स्थिर नहीं है। और अंकित शर्मा के जिस तरह से हत्या की गई थी, तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी आया कि उनको 51 बार चाकुओं से गोदा गया था और गोदने के बाद उन्हें पास के ही एक नाले में फेंक दिया गया था। तो उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई थी और दिल्ली के जो दंगे नियोजित थे और जिस तरह से ताहिर हुसैन की उसमें संलिप्तता पाई गई थी, उसको मैंने रखा है 2 नंबर पे। पहले नंबर पे है दिल्ली का शराब घोटाला यानी कि लिकर स्कैम। आप लोगों ने देखा कि कैसे दिल्ली में एक के साथ एक दारू की बोतल मिल रही थी। दिल्ली में जो लिकर शॉप्स थी प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया गया था और लगभग पूरी दिल्ली में 850 नए लिकर शॉप यानी कि शराब की दुकानें खोली गई थी। और ये दुकानें जो हैं सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज में ही नहीं थी, इन शराब की दुकानों को जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है वहां पे भी खोला गया था। और ये देखा गया था कि उस समय स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तक लाइन लगा के दारू खरीदने के लिए खड़े होते थे जो शराब की दुकानें हैं वहां पे। और उस समय ये भी देखा गया था कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जो लोग थे वो थे निचले तबके के लोग, जो लोग लेबर का काम करते हैं, डेली वेज लेबरर्स थे। उनके घरों में यहां तक कि देखा गया था कि उनके घरों में जो राशन नहीं जा रहा था, पर जो लोग थे वो शराब की पेटियां अपने घर में लेके जा रहे थे कि ताकि ये जो ऑफर है खत्म ना हो जाए। लोग पहले से ज्यादा शराब पीने लगे थे। जो दिल्ली में जो लिकर का कंजम्पशन है वो लगभग बहुत डबल हो गया था। और जिस तरह से शराब की दुकानों पे लाइन लग रही थी, जिस तरह से बच्चे बुजुर्ग बुढ़े जिस तरह से वहां पे जाकर शराब खरीद रहे थे और पी रहे थे, उस तरह से तो यही लगता था कि दिल्ली को एक तरह से शराबी बनाने का षड्यंत्र था। या मुझे नहीं पता कि एक IITian जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा आखिर दिल्ली जैसे प्रदेश में शराब को या एक तरह से कहें लिकर को इस तरह से प्रमोट क्यों कर रहा था, उसको इसमें क्या चीज मिल रहा था। बाद में बात यह भी पता चला कि जो दिल्ली की जो शराब नीति थी उससे जो पैसे जो निकले थे 550-600 करोड़ के आसपास का स्कैम था, उन पैसों का जो उपयोग था वो पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में किए गए थे। तो पहले नंबर पे मैंने रखा है लिकर स्कैम को यानी कि शराब घोटाले को। तो अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा पाप या अपराध कहें तो ये था कि लिकर स्कैम, और जहां पे उन्होंने लोगों को उपलब्ध कराया एक के बदले एक शराब की बोतल की जो स्कीम चलाई थी, वो पहले नंबर पे है। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने 5 से 1 नंबर तक जो मैंने सीक्वेंसिंग बताई, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की जो ये मैंने 5 काम गिनाए थे वो अपराध की श्रेणी में या पाप की श्रेणी में आते हैं या नहीं। और अगर आप लोगों को इस सीक्वेंसिंग में यानी कि नंबरिंग में ऊपर नीचे कुछ लगता है कि नहीं ये 5 पे होना चाहिए था, 2 पे होना चाहिए या 3 पे होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी टॉपिक्स को कौन से नंबर पे होना चाहिए था। और आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ताकि जो मेरा वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। और मैं आप लोगों से लेता हूं यहीं पे विदा। मिलता हूं अगले किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।